नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव को लेकर अजमेर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर लोकबंधु ने पत्रकारों से वार्ता कर चुनाव कार्यक्रम एवं प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव को लेकर अजमेर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। अजमेर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर लोकबंधु ने पत्रकारों से वार्ता कर चुनाव कार्यक्रम एवं प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव के लिए मतदान एवं मतगणना की तिथियां घोषित कर दी गई है। निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो गई है। प्रशासन द्वारा आचार संहिता की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों एवं नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी स्तर पर होने वाली गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की चुनावी गतिविधियों पर भी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निगरानी रखी जाएगी। किसी भी स्तर पर आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान दलों, सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना से संबंधित तैयारियां भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेड्यूल जारी किया है, जिसमें नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा की है। इसी क्रम में जो कार्यक्रम है, जो चुनाव का जो जारी हुआ है, उसमें लोक सूचना जारी करने की तिथि 27 अगस्त है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। उसके साथ ही नामांकन पत्रों की समीक्षा 1 तारीख को की जाएगी, 1 सितंबर को। अभ्यर्थी वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा। उसके साथ ही मतदान जो है वो प्रथम चरण में 9 सितंबर को और द्वितीय चरण में 11 सितंबर को होगा। मतदान का समय जो है सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा और जो मतगणना है वो 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष पद के लिए जो लोक सूचना जारी होगी 15 सितंबर को, नामांकन पत्र 16 को लिए जाएंगे, समीक्षा 17 को होगी और वापस लेने की तिथि 18 सितंबर है और चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 को ही उसके पश्चात किया जाएगा। इसके साथ ही मतदान जो है वो 21 सितंबर को होगा। मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और मतगणना 21 सितंबर को होगी। तो ये कार्यक्रम जारी हुआ है। उसके बाद उपाध्यक्ष का 22 सितंबर को चुनाव होगा। सर, अजमेर को लेकर देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश है उसके अनुरूप पूर्ण पालना कराई जाएगी और जितने भी हमारे बूथ हैं उन पर हम जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो, अन्य जो व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे, पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध रहेगा और मतदान कर्मी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराएं, इसके लिए पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल को अवगत करा दिया जाएगा, मतगणना का स्थल क्या होगा और मतदान हमारे किन किन बूथ्स पे होगा। सारे जो हमारे बूथ्स हैं वो भी लिस्टेड हैं, वो सूचना आपको आगे दे दी। इस दौरान कैंडिडेट को क्या ध्यान रखना है? कैंडिडेट्स के लिए विस्तृत जो है गाइडलाइन आयोग ने दी हुई है और जब कोई नॉमिनेशन करने आता है तो उसके साथ उसको वो एक कॉपी दी जाती है कि क्या क्या आचार संहिता है जिसकी उनको पालना करनी है। अजमेर नगर निगम के वार्ड 23 के करीब 1000 से अधिक मतदाताओं के नाम कथित रूप से वार्ड 24 में शिफ्ट किए जाने का मामला सामने आया। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर मामले की जांच कराने और मतदाताओं के नाम नियमानुसार संबंधित वार्ड में ही रखने की मांग की। अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 23 के करीब 1000 से अधिक मतदाताओं के नाम कथित रूप से वार्ड नंबर 24 में शिफ्ट किए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर मामले की जांच कराने और मतदाताओं के नाम नियमानुसार संबंधित वार्ड में ही रखने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के लिए जारी किए गए आधिकारिक नक्शे में जिन क्षेत्रों को वार्ड 23 में शामिल किया गया है, वहां से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम
मतदाता सूची से हटाकर वार्ड 24 में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए जिला प्रशासन से तत्काल मामले की जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर को दी याचिका में कहा कि वार्ड 23 के क्षेत्र में रहने वाले करीब 1000 से अधिक मतदाताओं के नामों को कथित तौर पर वार्ड नंबर 24 में स्थानांतरित किया गया है। उनका कहना है कि यह कार्यवाही परिसीमन के लिए जारी किए गए नक्शे के अनुरूप नहीं है। इससे मतदाताओं को आगामी चुनाव में मतदान के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में इस प्रकार का बदलाव किस आधार पर किया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी भी सामने नहीं आई है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने याचिका में उस बूथ लेवल अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है जिस पर मतदाताओं के नाम हटाने और उन्हें दूसरे वार्ड में स्थानांतरित करने की कार्यवाही किए जाने का आरोप लगाया गया है। नरेश हरमन जो हमारे पूर्व पार्षद हैं वार्ड 23 से, उनके द्वारा हमने एक याचिका लगाई है और उसमें वार्ड 23 जो है उसके बाकायदा नक्शा बना हुआ, परिसीमन बना हुआ है। उसके अलावा भी बदमाशी की गई है जो भी अधिकारी थे और केवल भाजपा के कहने से 1000 जो वोटर्स हैं उनको 24 में शिफ्ट कर दिया जानकर। तो उसका हमने याचिका भी दी है क्योंकि बहुत ब्लंडर मिस्टेक है और ये अगर ठीक नहीं हुए तो हम आगे तक कोर्ट तक जाएंगे। इस बारे में लीगली आपको विवेक पाराशर जी बताएंगे। चुनाव की जो मतदाता सूची जारी हुई है वो उसके महाघोटाले का मामला है। करीबन 1000 वोटर को जिनका परिसीमन में नक्शा कुछ और दिखा रहा है और सूची कुछ और दिखा रही है। इसके अंदर जो पार्षद खुद है नरेश सारवान, उसके पूरे परिवार का नाम जो है वो वार्ड संख्या 24 में शिफ्ट कर दिया गया, जब रहते वार्ड नंबर 23 में हैं और उनका वार्ड नंबर 24 में कैसे शिफ्ट हो सकता है। और एक जने 2 जनों का होता तो ये त्रुटि हो सकती थी, क्योंकि मामला हजारों की संख्या में लेकर हो चुका है। तो ये महाघोटाले का मामला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खाली पार्षद और पार्षद के परिवार का मामला नहीं है, पूरी की पूरी कॉलोनी के नाम जो रहते वार्ड 23 में है, कॉलोनी वार्ड 23 में है, उसके नाम वार्ड 24 में कैसे हो सकते हैं। मैं आपको इतना तक बता सकता हूं कि मीडिया कर्मी के जो बड़े प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं उनके और उनके परिवार के नाम भी जो वार्ड 23 में रहते हैं उन्हें भी 24 में कर दिया गया है। परिसीमन के आधार पर जो नक्शा बनाया जाता है उसमें बदलाव वो होता है कि जो नक्शे में जो एरिया दिखाया गया है, जैसे मान लो सासी बस्ती है, पृथ्वीराज नगर है, वहां का जो एरिया है, तो जब वो वार्ड नंबर 23 में दिखाया गया है वो परिसीमन के नक्शे में परिवर्तन के बाद की स्थिति है। तो वो वार्ड जब मतदाता सूची जारी होगी तो वो 24 में नहीं हो सकता है। यदि नक्शा 23 का है तो वो 23 में उस एरिया के नाम होंगे, 24 में नहीं हो सकते हैं। ऐसा कई वार्डों में हुआ और दूसरी जगहों से भी शिकायत आ रही है। मैं आपको बता दूं जो बीएलओ जिन्होंने ये गंभीर अपराध कारित किया है, मैं कहूंगा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए भी हमने जिला कलेक्टर महोदय से कहा है, क्योंकि त्रुटि 2-4 नामों में होती है, 1000 नाम में त्रुटि नहीं हो सकती। यदि बीजेपी छोटी छोटी बातों पर सीबीआई जांच कर लेती है और ईडी की जांच कर लेती है तो मतदाता को मुझे बताइए, जब वार्ड संख्या 23 में रहता है आदमी तो वार्ड संख्या 24 वाला जहाँ उससे उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ वोट देने क्यों जाएगा। एक और निर्वाचन आयोग कहता है कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाइए, अधिक से अधिक मतदान कीजिए। कैसे मतदान करेगा जब जिस वार्ड में वो रहता है वहां उसका वोट काट दिया और उसको दूसरे वार्ड में वोट देने क्यों जाएगा। तो शहर में महिलाओं, बालिकाओं, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर मानव अधिकार मिशन की ओर से अजमेर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। शहर में महिलाओं, बालिकाओं, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर मानव अधिकार मिशन की ओर से अजमेर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मिशन के अध्यक्ष वीपी सिंह की ओर से दिए गए ज्ञापन में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ ही शहर में बढ़ रही लूट, स्नेचिंग, चोरी एवं यातायात व्यवस्था से जुड़े मामलों में प्रभावी और कड़ी कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि अजमेर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान वाला महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक एवं आम नागरिक आते हैं। ऐसे में महिलाओं, बालिकाओं, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस एवं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मानव अधिकार मिशन ने पुलिस प्रशासन से महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, चोरी एवं स्नेचिंग की घटनाओं पर नियंत्रण, बिना नंबर प्लेट वाहनों की जांच तथा यातायात व्यवस्था को लेकर प्रभावी एवं कठोर कदम उठाने की मांग की। मानव अधिकार मिशन जो अजमेर में संस्था कार्यरत है, उसके हम प्रतिनिधियों के द्वारा आज अजमेर में फैली हुई अराजकता के विरोध में हिमांशु जी जहांगीर जो यहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं उनको ज्ञापन दिया गया और सख्त लहजे में हमने मांग करी
कि अजमेर में जो महिलाओं के गिरेबान पे हाथ डाला जा रहा है, उनके मंगलसूत्र लूटे जा रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धक्का करके शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उनका अर्थतंत्र जो उनके जेवर होते हैं उनको ही लूट लिया जा रहा है, उनकी जो संपत्ति है, जीवन की संपूर्ण संपत्ति मिनटों में लूटी जा रही है, उसको रोकने की तुरंत व्यवस्था की जाए। शहर में कैमरे लगाए जाएं, जितने भी 2 पहिया वाहन चल रहे हैं उनमें पीछे नंबर प्लेट गायब होती हैं, ऐसे लोग ही ये इनको अंजाम दे रहे हैं। साथ में जो शहर में सरकारी गैर सरकारी डंपर प्राइवेट आदमी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो सब मिलकर इतनी द्रुत गति से वाहन चलाते हैं, तो भय लगता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो इन सब भय से अजमेर की जनता त्रस्त है और इसीलिए आज हमने ज्ञापन दिया है कि समय रहते हुए कोई बड़ी घटना घटित होने से पूर्व ही आवश्यक कदम उठाए जाए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर में करीब 52 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर में करीब 52 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। निर्माण कार्य के शुभारंभ अवसर पर क्षेत्रवासियों ने देवनानी का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में सड़क निर्माण की शुरुआत होने पर खुशी जताई। समारोह को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का क्रम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सड़क, नाली, पेयजल सहित विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। इसी क्रम में कीर्ति नगर में भी लंबे समय से आवश्यक सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। देवनानी ने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण आधारभूत जरूरत होती है। सड़क निर्माण होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि आमजन को इसका स्थायी लाभ मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इन कार्यों से शहर के विभिन्न मोहल्लों एवं कॉलोनियों में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में सड़क, नाली और अन्य आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। लगातार विकास कार्य जारी हैं। अजमेर उत्तर में विकास का क्रम लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बाकी कामों के साथ साथ अभी कीर्ति नगर में 52 लाख की लागत से सड़क का श्री गणेश किया है। इस तरह से अजमेर उत्तर के अंदर 22 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कें बनने जा रही हैं। उसके पहले लगभग 160 करोड़ की सड़कें
बन चुकी हैं, मुझे लगता है कि शायद अजमेर शहर के अंदर पर्टिकुलर उत्तर में कोई भी सड़क बिना निर्माण हुए नहीं बचेगी। इसलिए सड़कें बन रही हैं, पानी की समस्या हम करने जा रहे हैं समाधान, और चिकित्सा के लिए भी आरोग्य मंदिर का हमने श्री गणेश किया है। इस तरह से पहले यहाँ पे हाथीखेड़ा में सैनिक स्कूल का श्री गणेश किया है और लेपर्ड सफारी बन रही है। इस तरह मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। जो अब नगर निगम का पार्ट बनाया है, इसमें लगभग 1000 लाइटें, स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं, ऊपर आने शुरू हुए। धीरे धीरे 200 सफाई कर्मचारियों की भी व्यवस्था कर रहा हूँ जो क्षेत्र में सफाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम अजमेर को एक श्रेष्ठ अजमेर बनाने में आगे बढ़े। सबका आशीर्वाद मिलता। आदर्श नगर क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए शटर का ताला तोड़कर गले में रखी करीब 87,000 रुपए की नकदी चुरा ली। वारदात का पता दुकान संचालक के सुबह दुकान पहुंचने पर चला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाते हुए शटर का ताला तोड़कर गले में रखी करीब 87,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। वारदात का पता दुकान संचालक के सुबह दुकान पहुंचने पर चला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। आदर्श नगर निवासी राजेंद्र सिंह की आरजे कलेक्शन के नाम से दुकान संचालित है। रोजाना की तरह वह रात को दुकान बंद कर शटर का ताला लगाकर घर चले गए। देर रात अज्ञात चोरों ने दुकान को निशाना बनाया। बदमाशों ने शटर पर लगा ताला तोड़ा और दुकान के अंदर प्रवेश कर गए। के बाद चोरों ने गल्ले को खंगाला और उसमें रखी 87,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब राजेंद्र सिंह दुकान पर पहुंचे तो शटर का ताला टूटा हुआ मिला। दुकान के अंदर जाकर जांच करने पर गल्ले में रखी नकदी गायब मिली। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि कैमरों में चोरों की गतिविधियां कैद हुई होगी, जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा सकती है। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस आसपास के क्षेत्र में भी संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। आज सुबह चोरी हुई है 4:51 पे अपने दुकान पे पुड़िया के पास में। अच्छा, कैश लेके गए हैं गल्ला तोड़ के और शटर तोड़ दिया बाहर से और 87,000 रुपये थे। सर मैं तो ये अभी पुलिस को भी बुलाया, पुलिस वाले भी आए हैं और रिपोर्ट दर्ज कराई है, FIR करवाई है। आसपास में कल भी चोरी हुई है, कल इंडिया मेडिकल पे चोरी हुई है। अब हम तो पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और इस पर यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। पिसांगन क्षेत्र के अलीपुरा गांव में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। गांव में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पिछले करीब 5 वर्षों से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों को विषयवार अध्ययन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिसांगन क्षेत्र के अलीपुरा गांव में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। गांव में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पिछले करीब 5 वर्षों से शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से विद्यार्थियों को विषयवार अध्ययन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी को लेकर अलीपुरा गांव के ग्रामीण बुधवार को अजमेर पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के दोनों विद्यालयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। ऐसे में विद्यार्थियों को नियमित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में करीब 5 वर्ष से शिक्षकों के पद रिक्त हैं। समय बीतने के बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से इन पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। शिक्षकों की कमी का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी देखने को मिल रहा है। कई विषयों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पा रही है, जिससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। ऐसे में यदि विद्यालय में ही पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने विद्यालयों में चल रहे सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की है। तो आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। हम यहाँ पे गांव अलीपुरा जो पीसागंज तहसील में मौजूद है, जिला अजमेर। हमारे गांव अलीपुरा में 4-5 साल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल दोनों में विद्यालय में अध्यापक नहीं है। व्यापक जितने हमको होनी चाहिए स्ट्रेंथ उनकी 12 से ज़्यादा, और वहाँ में मात्र 250 से 300-500 बच्चों में मात्र 6 अध्यापक अभी नियुक्ति है वहाँ पे, और करीब इतने अध्यापकों की नियुक्ति बाकी चल रही है। 4-5 साल से बच्चों के साथ में भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है। हम परेशान हैं। हमारी पीड़ा इस ज्ञापन के माध्यम से हमने आज कलेक्टर साहब को, डीओ साहब को हम ये जाहिर कर रहे हैं इस पे, और आपके माध्यम से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस पे ज्ञापन पे गौर करके वहाँ पे जो अध्यापक जिनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है तो जल्द से जल्द अध्यापक को नियुक्त करवाएं और बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ उसको बचाएं। कितने बच्चे होंगे स्कूल में? अब करीब 400-500 बच्चों का विद्यालय, दोनों स्कूलों में 400-500 विद्यालय बच्चे हैं। मात्र 6 अध्यापक अभी वहाँ पे अध्ययन करा रहे हैं। पढ़ाई के साथ बिल्कुल विपरीत माहौल चल रहा है और बहुत प्रभाव पड़ रहा है उनके बच्चों के भविष्य उनका खराब हो रहा है। सब्जेक्ट जी 4-5 साल से हो गया। हमने इससे पहले भी केवल ज्ञापन दे चुके हम, इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से और डीओ साहब से और प्रशासन से मांग है, गुजारिश है कि वहाँ पे जल्द से अध्यापक नियुक्ति दी जाए। गांव अलीपुरा, तहसील पीसागंज, जिला अजमेर। हनीफ खान कायम खानी, गांव अलीपुरा। बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। स्वामी विवेकानंद स्मारक के पास कोटला क्षेत्र में करीब 270 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। स्वामी विवेकानंद स्मारक के पास कोटला क्षेत्र में करीब 270 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत नसीराबाद पंप हाउस से नौसर घाटी होते हुए कोटला क्षेत्र तक पाइपलाइन बिछाने के साथ ही सर्विस रिजर्वायर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों को इस परियोजना से राहत मिलने की उम्मीद है। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। पानी की समस्या से वर्षों से अजमेर और अजमेर उत्तर विशेष रूप से काफी पीड़ा में रहा, और इससे हम अजमेर वासियों को निजात देना, उसके तहत आज हमने 270 करोड़ की लागत से 70 MLD पानी अजमेर में एक्स्ट्रा लाने के लिए परियोजना का आज शुभारंभ किया है। इसके तहत 3 रिजर्वायर बनेंगे। एक रिजर्वायर यहाँ कोटरा में बनेगा, उसमें 30 MLD पानी इसकी कैपेसिटी होगी। दूसरा हम आपके पृथ्वीराज बनाएंगे नगर में, वो 5 MLD का होगा, और साथ में लोहागल में 35 MLD का होगा। कुल मिलाकर के 70 MLD का यहाँ पे पानी का स्टोरेज की बनाई है। नसीराबाद से यह सीधा पानी यहाँ पर आएगा। लगभग 48 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी और इंटरकनेक्टिविटी में राइजिंग पाइप और ये तो अलग से होंगे। मुझे लगता है लगभग ये 2 से 2.5 साल के बीच में योजना पूरी होगी, जिससे
जो ट्रेल एरिया है, पीछे सबसे पीछे वाला लोहागढ़, पंचशील, जहाँ पे पानी महीनों तक नहीं, कई दिनों तक नहीं पहुंचता था, उससे पानी भी पहुंचेगा। अजमेर की पानी की समस्या के भी हल होगी। उसके साथ अमृत 2 योजना को भी स्वीकृति दिलवाई है, जिसमें लगभग 60 करोड़ की योजना से यहाँ टंकियां और बाकी चीजें भी बनेगी। मुझे लगता है कि पानी जो है हमारा मूल है आवश्यकता, वह बन रही है। बाकी अजमेर निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। साथ में कई बार पानी की योजनाएं बन जाती हैं, उसके बाद छोटी सी आंधी तूफान आया तो सारे पंप बंद हो जाते हैं। इसलिए उसको बिजली का डबल कनेक्शन, जिसमें एक ओर से फॉल्ट हो तो ऑटोमेटिक दूसरे बस बार पे चले जाएं, उसके लिए 5 करोड़ 60 लाख की योजना से वह भी योजना पूरी हो गई। अब पानी में बिजली की ट्रिपिंग के कारण पानी की समस्या अजमेर को नहीं होगी। इस नाते मैं सोचता हूँ कि अब अजमेर नए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब उन्नति होती है तो उसमें पानी, चिकित्सा, बिजली के भी नया जीएसएस लगभग 150 करोड़ का वह भी बनने के लिए जा रहा है। चिकित्सा सुविधाओं की हमने गत 2 दिन से 240 करोड़ की योजना से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनवा रहे हैं। तो ये अजमेर चल पड़ा है। जो मेरे से पूछते थे कहाँ है 1000 करोड़, कहाँ है 2000 करोड़, 1500 करोड़, ये यदि करेंगे तो उनको जवाब मिल गया कि अजमेर में जो बोला जाता है वो किया जाता है। और अभी पिछले दिनों ही 150 करोड़ की ड्रेनेज सिस्टम भी अजमेर को मिला है। 22 करोड़ के नाले गंदे न गिरें, उसकी भी योजना का श्री गणेश किया है। अब सैटेलाइट हॉस्पिटल बना है, सारी चीजें बन रही हैं। ये अजमेर एक नया अजमेर, आधुनिक अजमेर, ऐतिहासिक अजमेर बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि इस अजमेर में सबके सहयोग से, सबके शुभकामनाओं से, सबके आशीर्वाद से हम आधुनिक और नए अजमेर। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।